गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। डीएलएड के द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर दोनों ही सेमेस्टर के लिए जो कंटेंट है बहुत ही उपयोगी है। ये यूपी टेट और सी टेट दोनों ही एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत, निधि प्रवक्ता मनोविज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रजलामई फर्रुखाबाद। जीन पियाजे का सिद्धांत, पहले हम जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनकी जो प्रारंभिक अभिरुचि थी, इंटरेस्ट ऑफ एरिया, वो मनोविज्ञान से ज़्यादा बायोलॉजी में थी। उन्होंने 21 ईयर्स में अपनी पीएचडी की डिग्री जो है प्राप्त कर ली थी। 30 साल की एज में उन्होंने 20 से अधिक मानक शोध पत्रों में अपने पत्र प्रकाशित किए थे। 23 ईयर्स में इन्होंने मनोविश्लेषण तथा बाल मनोविज्ञान के संबंधों पर पहला मनोवैज्ञानिक शोध पत्र लिखा था। इन्होंने बिने टेस्टिंग लेबोरेटरी में भी कुछ समय कार्य किया था, जहां बच्चों के लिए एक बौद्धिक परीक्षण का निर्माण किया गया। इस प्रयोगशाला में रहने के दौरान ही इनका जो इंटरेस्ट ऑफ एरिया है बच्चों के बौद्धिक विकास के अध्ययन में हुई, जो आगे चलकर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का आधार बना। इनका जो सिद्धांत है वो टॉलमैन द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है और इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक सिद्धांत माना गया। पियाजे के सिद्धांत में बच्चों के अधिगम सिद्धांत की व्याख्या पर अधिक बल डाला गया है। अन्य संज्ञानात्मक सिद्धांतवादियों जैसे लेविन है, टॉलमैन है, वॉल्स हैं, इन्हीं के समान इन्होंने अधिगम की व्याख्या की। कुछ इंटरवेनिंग वेरिएबल्स का भी यूज़ किया गया है, जिसमें स्कीमा एक महत्वपूर्ण चर है। अब हम जानते हैं कि स्कीमा क्या है। स्कीमा बच्चों में एक विशेष ढंग से अनुक्रिया करने की एक सामान्य अंतःशक्ति होती है, पोटेंशियलिटी होती है, जिसके माध्यम से वे पर्यावरण में उपस्थित उद्दीपक के बारे में सोचते हैं, उनको समझते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो भी मेंटल प्रोसेस करते हैं के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड जो स्ट्रक्चर है या फ्रेमवर्क के रूप में कार्य कर रहे हैं। पियाजे ने स्कीमा को व्यक्ति के संज्ञानात्मक संरचना का एक महत्वपूर्ण तत्व माना है। स्कीमा से ही यह निर्धारित होता है कि व्यक्ति भौतिक वातावरण के प्रति किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, अनुक्रिया करेगा, और उस अनुक्रिया को करना सीखना स्कीमा की अभिव्यक्ति, चाहे वो ओवर्ट बिहेवियर के रूप में ही करे या जैसे किसी चीज़ को पकड़ना है या फिर अस्पष्ट व्यवहार के रूप में करे। तो यह लगभग जो हमारे थिंकिंग प्रोसेस के उसके इक्विवेलेंट होता है। बच्चों में विभिन्न विषयों से संबंधित अलग अलग तरीके के स्कीमा डेवलप होते हैं और जो इनकी जो संख्या है वयस्क अवस्था में आते आते बड़े होते होते काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। स्कीमा में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं और यही परिवर्तन संज्ञानात्मक विकास का आधार बनते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बेस बनते हैं। पियाजे के अनुसार सीखने से तात्पर्य व्यक्ति के संज्ञानात्मक संरचना विशेषकर स्कीमा में एक अर्थपूर्ण परिवर्तन से होता है, मीनिंगफुल चेंजेस से होता है। यह परिवर्तन जितना अधिक कंसिस्टेंट होगा, रिलेवेंट होगा, अर्थपूर्ण होगा, अधिगम उतना ही मजबूत और स्थायी होगा। स्कीमा में जो चेंजेस होते हैं वो 2 प्रोसेस के अंतर्गत होते हैं, एसिमिलेशन एंड अडेप्टेशन। एसिमिलेशन क्या है? सादृश्यीकरण में व्यक्ति अपने संज्ञानात्मक संरचना के अनुकूल वातावरण के उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करता है। इसमें सचमुच में वह इन उद्दीपकों की व्याख्या अपने में पहले से मौजूद संज्ञानात्मक संरचना के रूप में करता है। इस तरह से सादृश्यीकरण में भौतिक वातावरण तथा संज्ञानात्मक संरचना के बीच एक तरह का मिलान होता है। वर्तमान संज्ञानात्मक संरचना यह निर्धारित कर देती है कि व्यक्ति द्वारा किन किन व्यवहारों या उद्दीपकों को एसिमुलेट किया जाएगा। इस तरह से जो स्टिमुलस चाहे वो सरल हो या फिर जटिल हो, उसके स्कीमा के आधार पर निर्धारित होता है, जिससे व्यक्ति उसकी पहचान या उसकी एक्सप्लेनेशन जैसे भी करता है उसका यूज़ करता है। व्यक्ति के संज्ञानात्मक संरचना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर द्वारा उसके स्टिमुलस के अर्थ को समझना ही एसिमुलेशन कहलाता है। देन सेकंड जो है हमारा अडेप्टेशन। कभी कभी हम देखते हैं कि व्यक्ति
को जो उसके मौजूदा स्कीमा है, उसके ब्रेन में जो स्कीमा बने हुए हैं उनको परिवर्तित करके उसके जगह पर नए स्कीमा को उत्पन्न करके नई सूचनाओं या घटनाओं को पहचानना या उसकी एक्सप्लेनेशन करना, इस प्रक्रिया को ही अडेप्टेशन कहा गया है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक छोटा बच्चा अपने पिता के बारे में एक स्कीम कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डेवलप करता है कि वे चश्मा लगाते हैं, लंबे कद के हैं, और इस स्कीमा के साथ अपने पिता को किसी भी परिस्थिति में देखकर वह उन्हें पापा या डैडी कहता है। तो यह एसिमुलेशन का एग्जाम्पल है, सादृश्यीकरण का उदाहरण है। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति जो चश्मा लगाते हुए और लंबे कद का है को देखकर वह पापा या डैडी कहता है, तो यह कहा जाएगा कि उसका जो स्कीमा सादृश्यीकरण जो डेवलप हुआ है उसमें त्रुटि है। जब माता पिता या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उसे समझाया जाएगा और उसे रियलाइज़ होगा और वो उस अपनी गलती को सुधारेगा, वह अपने वर्तमान स्कीमा को परिवर्तित करके गलती सुधार रहा है, अपरिचित व्यक्ति को समझने लगता है, तो जो प्रोसेस हुआ है उसको हमने अनुकूलन कहा है, अडेप्टेशन कहा है। इक्विलिब्रियम का है, इक्विलिब्रियम जो है समय धारणा का कॉन्सेप्ट अडेप्टेशन के कॉन्सेप्ट से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। इक्विलिब्रियम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एसिमुलेशन और अडेप्टेशन की प्रोसेस के बीच बैलेंस को बनाए रखने का प्रोसेस है। यह एक तरह का सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस है जिसमें कॉग्निटिव डिसबैलेंस उत्पन्न होता है, जिससे बैलेंस करने के लिए एसिमुलेशन और अडेप्टेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जो हमारे जीन पियाजे हैं उनकी जो थ्योरी है उसमें बच्चे के डेवलपमेंट की जो स्टेजेस दी हैं, 4 स्टेजेस बताई हैं। संवेदी पेशीय क्रिया, सेंसरी मोटर स्टेज। सेकेंड है प्रक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। बहुत सी बार यूपी टेट और सी टेट के एग्जाम में इन स्टेजेस का सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्टेज फर्स्ट है, कौन सी सेकंड है, कौन सी थर्ड एंड कौन सी है फोर्थ। मतलब इनको ऑर्डर में ना रख के इनको ऑर्डर में लगाने के लिए बोल देते हैं। और बहुत सी बार क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी स्टेज किस एज तक रहती है। जो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज है वो 2 ईयर्स, बर्थ टू 2 ईयर्स रहती है। प्री ऑपरेशन स्टेज 2 to 7 ईयर्स रहती है। जो हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशन है वो 7 to 12 ईयर्स रहती है। और जो हमारी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है ये 12 ईयर्स से अडोलेसेंट तक रहती है। अब हम इन ब्रीफ देखते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो है हमारी बर्थ टू 12 ईयर्स तक रहती है। इसमें जो लैंग्वेज का है उसका अभाव रहता है। इस अवस्था में बच्चे अपने वातावरण के उद्दीपकों के बारे में अपने संवेदी एवं पेशीय क्रियाओं के सहारे से जानते हैं। इसी कारण से इसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा गया है। इस स्टेज के जो स्टार्टिंग में बच्चों का व्यवहार अधिकतर रिफ्लेक्टिव होता है और धीरे धीरे इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी आती जाती है। और इस स्टेज में भाषा जो है लैंग्वेज की कमी होती है। बच्चे यह सोचते हैं कि कोई भी वस्तु जो उनके सामने से ओझल हो जाती है, मतलब हट जाती है, अपना अस्तित्व खत्म कर देती है। इस अवस्था के अंत में बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण डेवलप हो जाता है। मतलब बच्चे समझने लगते हैं कि उस वस्तु का स्थायित्व, क्योंकि अब वे ये सीख लेते हैं कि जो वस्तु उनके सामने से हटा ली गई थी, ओझल हो गई थी, उसका स्थायित्व है। यही कारण है, उसके पीछे जो रीज़न है कि सामने रखे गए किसी वस्तु को छिपाने पर वो उसे ढूंढते रहते हैं। और इस क्षमता के विकास के साथ ही ये स्टेज ख़त्म हो जाती है। सेकेंड स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल, जो 2 ईयर्स से स्टार्ट होकर 7 ईयर्स तक होती है। इस स्टेज में जो भाषा का विकास हो जाता है और बच्चों में जो अधिगम की प्रक्रिया है फर्स्ट स्टेज से थोड़ी तेज़ हो जाती है, काफ़ी तेज़ हो जाती है। फिर इस स्टेज में बच्चों में लॉजिक और मेंटल प्रोसेस का उपयोग करने की जो क्षमता है अधिक विकसित नहीं हो पाती, होती तो है बट अधिक नहीं होती। वे समानता के आधार पर कॉन्सेप्ट को सीखना प्रारंभ कर देते हैं, परंतु उसमें जो गलतियां हैं वो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा होती हैं।
वो एक कॉन्सेप्ट विकसित कर लेते हैं कि जो सभी मेल्स हैं वो उसके फादर हैं। और इस अवस्था में देखा जाए कि बच्चों में समस्या का समाधान जो ढूंढते हैं, किस तरीके से ढूंढते हैं, न कोई उनका कोई लॉजिकल रूल होता है। और जब उनसे रिस्पॉन्स में पूछा जाता है कि आपने इसका सॉल्यूशन किस तरीके से ढूंढा है, तो वे आत्मकेंद्रित होकर अपने आप की अपने दृष्टिकोण से दूसरों को कुछ अंतर वो उसमें बता नहीं पाते हैं। अपने दृष्टिकोण तथा दूसरे के दृष्टिकोण में कोई डिफरेंस वो लोग बच्चे नहीं कर पाते। पियाजे के अनुसार इस अवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे इसमें संरक्षण का गुण विकसित नहीं होता है। इस स्टेज में संरक्षण क्या है? किसी पदार्थ की दी गई मात्रा, उसके क्षेत्र, भार, वजन आदि में उसके परिवर्तन में कोई अंतर नहीं कर पाते हैं। जैसे आधे लीटर पानी को यदि लंबे ग्लास शीशे के ग्लास में रखा जाए और छोटे परंतु चौड़े ग्लास में रखा जाए, तो बच्चे लंबे ग्लास में देखकर पानी की ज़्यादा बताता है। वो इस जो डिफरेंस है इसको नहीं बता पाता है। इसमें जो गुण है ये विकसित नहीं हो रहा है। जो लास्ट थर्ड स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये स्टेज जो है 7 to 12 ईयर्स तक की होती है। इस स्टेज में बच्चों में तार्किक जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। उनके चिंतन में जो है आत्मकेंद्रित का जो प्रभाव भी कम हो जाता है। अब वे यह जो रियलाइज़ करते हैं कि दूसरे लोगों का विचार या मत उनके मत से जो व्यूज़ हैं काफ़ी भिन्न हैं। अब वे तार्किक रूप से या मानसिक संक्रियाओं को आसानी से समझ लेते हैं। उनमें जो संरक्षण का गुण जो सेकंड स्टेज में डेवलप नहीं हुआ है वो विकसित हो जाता है। वे एक समय में उद्दीपक के 2 या 2 से अधिक डायमेंशंस पर भी ध्यान देने लगते हैं। और इस स्टेज में बच्चे अधिगम की प्रक्रिया पहले की अवस्था से काफ़ी अधिक परिपक्व एवं मजबूत हो जाती है। और इस स्टेज में जो सामान्य जो दोष है वो ये देखने को मिलता है बच्चों में तार्किक संक्रियाओं का उपयोग केवल ठोस वस्तुओं अर्थात अमूर्त तथा काल्पनिक समस्याओं को समझने में नहीं कर पाते हैं। लास्ट वन इज फोर्थ है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये है जो स्टेज है हमारी 12 to एडोलेसेंट तक रहती है। इस स्टेज में जो बच्चों में संरक्षण के नियमों का उपयोग शाब्दिक, अमूर्त और काल्पनिक समस्याओं पर करने में लगते हैं। उनका जो चिंतन है काफ़ी अधिक तार्किक हो जाता है, लॉजिकल हो जाता है। उनमें जटिल से कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को सीखने की जो टेंडेंसी है वो काफ़ी हद तक अच्छे से डेवलप हो जाती है। संज्ञानात्मक विकास की इस अवस्था में व्यक्ति के संज्ञानात्मक संरचना उत्तरोत्तर परिपक्व होती चली जाती है, जिससे अधिगम की दर तेज हो जाती है और साथ ही साथ जटिल अधिगम भी व्यक्ति के लिए आसान हो जाता है। जो हमारी फर्स्ट स्टेज है उसमें हमारी स्टेज जो है जहाँ पर ख़त्म हुई उससे नेक्स्ट स्टेज जुड़ गई है। उसमें हमें ये संरक्षण का गुण हम नहीं कर पा रहे थे सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में हमने संरक्षण सीख लिया। फिर थर्ड स्टेज में हमने कुछ अमूर्त और काल्पनिक समस्याओं को नहीं कर पा रहे थे, वो हमने फोर्थ स्टेज में सीखा। ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पियाजे में बताया गया।